गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 89 है, यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 89 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निम्नलिखित में से कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का, शाकल का, मथुरा या नालंदा का? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। तो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला की अगर बात करें तो तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के महत्व का केंद्र था और चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। और 405 ईस्वी में फाहियान जो एक चीनी यात्री है वो आया था यहाँ पर। वर्तमान में अगर इसकी स्थिति देखें तक्षशिला की, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जनपद में एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है ये। और नालंदा भारत में है वर्तमान में। नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था इसमें मत्तमयूर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भागवत संप्रदाय के विकास में निम्नलिखित में से किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन का, हिंदू यूनानी लोक का, कुषाणों का या गुप्तों का? भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त शासकों का योगदान अत्यधिक था। देखिए, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है वो गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था और अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। ये परम भागवत याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। नंबर 4 पर आ जाइए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधी पार्वती प्रतीक है किसका? किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। तो प्राचीन भारत में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा एग्जाम में। नैना निम्नलिखित में से कौन थे? यूपीएससी भी कर चुकी है इसको, यूपीपीसीएस भी कर चुकी है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा जा चुका है और इसका उत्तर है शैव। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। नंबर 6 है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण बताइए किससे? शाक्त से, बौद्ध से, जैन से या वैष्णव से? कालिका पुराण का संबंध है शाक्त। तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। नंबर 7 पर आ जाइए, जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है वो निम्नलिखित में से किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, यानी कृष्ण, बलराम, ठीक है, और सुभद्रा। तो हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नंबर 8 पर आ जाइए, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सी है वो? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, कौंपिल्य या नैमिषारण्य?
नैमिषारण्य। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। ठीक है। और यहीं पर सुत गोस्वामी ने सैनिक और अन्य मुनियों के समक्ष महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। नंबर 9 पर आ जाइए। नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है? देखिए, प्रयागराज में तो गंगा और यमुना के संगम पर लगता है। उज्जैन में शिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। नासिक में लगता है ये गोदावरी नदी के तट पर, याद रखिएगा। तो नासिक में हर साल 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में लगेगा गंगा नदी के तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के तट पर, और उज्जैन में लगता है ये शिप्रा नदी के तट पर। 10वां प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में है ये। तो रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। इसका जो चौथा अध्याय है वो किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के बानर शासक बनने का वर्णन है। नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के प्राचीनतम सिक्के तांबे के थे, सोने के थे, रांगे के थे, चांदी के थे? देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांशतः चांदी के थे। कुछ सिक्के तांबे के थे लेकिन अधिकांशतः चांदी के थे। गौतम बुद्ध वाला समय है ये, तो डी सही उत्तर है इसका। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए, जिसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व। और इन सिक्कों पर पेड़ की आकृति, मछली की आकृति, सांड की आकृति, हाथी की, अर्धचंद्र आदि की आकृतियां जो है वो बनी होती थी। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के होते थे, कुछ तांबे के होते थे, और ये सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाए। ठीक है, अधिकांशतः चांदी, तो डी सही है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था, अवंतिका था। देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित है उज्जैन, को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। मैच करने के लिए पूछा एग्जाम में कई बार। 13वां प्रश्न है, चंड प्रघोत निम्नलिखित में से किस प्राचीन में गणराज्य की राजा थे? गणराज्य के राजा थे। कहाँ के थे? चंड प्रघोत। काशी के, अंग के, अवंती के, या फिर बज्जी के? अवंती के थे। तो चंड प्रघोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी और बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रघोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रघोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इनका पुत्र है अजातशत्रु और इनका पोता है उदयन, यानी उदयन हो गया अजातशत्रु का पुत्र। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। अंग की चंपा, कौशल की अहिच्छत्र, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं। मत्स्य की विराटनगर थी, सही है। वत्स कौशाम्बी सही है। कौशल की श्रावस्ती थी, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। अहिच्छत्र नहीं थी, अहिच्छत्र पांचाल की थी। अंग की चंपा सही है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है, अहिच्छत्र किसकी राजधानी? उत्तरी पांचाल की। और एक दक्षिणी पांचाल की राजधानी याद रखिएगा, काम्पिल्य। नंबर 15 पर आ जाइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था उदयन ने। यह बेटा था अजातशत्रु का और पोता था बिंबिसार का।
तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी यानी उसके बेटे उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा, पाटलिपुत्र। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी ग्रीवरेज रहा, राजगृह रहा, पाटलिपुत्र रहा, कौशाम्बी नहीं रहा क्योंकि ये वत्स की थी ना, वत्स राजवंश का था ये तो ग्रीवरेज या राजगृह, ठीक है, तो एक ही बात है, तो दोनों सही हो जाएंगे वो। और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी थे, ठीक है। जैसे राजगृह या ग्रीवरेज, पाटलिपुत्र, ये मगध साम्राज्य की राजधानी थे, ठीक है। पहले राजगृह, ग्रीवरेज, फिर पाटलिपुत्र। कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था, इसलिए डी गलत है। नंबर 17 पर आ जाइए। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार है क्या? नहीं। अर्धचंद्राकार है? हाँ। तो प्राचीन भारत की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत यानी वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। इसलिए प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये लोअर पीसीएस में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है, ठीक है। और उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है वो अर्धचंद्राकार था। जो एंशिएंट हिस्ट्री यूपी से रिलेट करती है, उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है, उससे प्रश्न बने हैं और बनते आएंगे, याद रखिएगा उनको। नंबर 18 पर आ जाइए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं भी वह इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा है उदयन, यानी उदयन हो गया बिंबिसार का पुत्र। तो अजातशत्रु ने राजगद्दी के लिए मारा अपने पिता को यानी बिंबिसार को, और फिर यही कांड दोहराया अजातशत्रु के बेटे ने यानी उदयन ने। इसने मारा अजातशत्रु को, राजगद्दी पर बैठा। यहाँ फिलहाल सही उत्तर अजातशत्रु होगा। तो मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, जैसे को तैसा। नंबर 19 पर आ जाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? पांचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। अवंती की नहीं थी, कुरु की नहीं थी, पांचाल की नहीं थी, चेदी की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। 20वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर थी, ठीक है। मत्स्य महाजनपद की विराटनगर, ऊपर मैच करने के लिए भी पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा कई बार, ठीक है। वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर, ये सब याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के। एंशिएंट हिस्ट्री के 10 से 11 सवाल पीसीएस में पूछे जाते हैं, या 8 तक तो पूछ ले ही जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं, यूके पीएससी पीसीएस वाले, वो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यूट्यूब पे नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो टेलीग्राम पे ज़रूर आएगा।